Hello class 12th students, this is date 27th of July 2020, class 12th physics unit electricity lecture 7. Topic is electrical energy and electrical power. तो बच्चों मैंने पहले भी बताया था जो लोग लगातार वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को मालूम है, पहले भी बताया गया था। सिलेबस आपका कट हो गया क्लास 12th फिजिक्स में, उसके बावजूद 20 टॉपिक्स ये सब क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी का है। तो 12th क्लास में उतना डिटेल्स में आपको जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं डिटेल्स में पढ़ना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डिटेल्स में पढ़ना है रिलैक्सेशन टाइम, डिटेल्स में पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, डिटेल्स में पढ़ना है टेम्परेचर कोएफिशिएंट, डिटेल्स में पढ़ना है फेलियर ऑफ ओम्स लॉ, डिटेल्स में पढ़ना है आपको टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स। बट इसका ये मतलब नहीं है कि ओम्स लॉ नहीं पढ़ना है, इसका ये मतलब नहीं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नहीं पढ़ना है, इसका ये मतलब नहीं है कि I बराबर Q/T फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर नहीं पढ़ना है। ये 10th में था जिनके पास जैसा भी नोट्स है क्लास 10th का, इसको एक बार सरसरी नजर से ऊपर से मिला लेना। बाकी अगर नहीं है तो इसी चैनल पर क्लास प्लेलिस्ट में क्लास 10th का जब साइंस में जाओगे तो शुरुआत में ही चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में पॉइंट आउट कर सकते हो। लेक्चर 10, लेक्चर 11, लेक्चर 12, 10th का लेक्चर 10, लेक्चर 12, लेक्चर 11, क्लास 10th के साइंस का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लेक्चर 10, लेक्चर 11, लेक्चर 12 एक बार सरसरी नजर से ऊपर से देख लेना, क्योंकि ये सब 10th में डिटेल्स में पढ़ना है, ढेर सारा न्यूमेरिकल, ढेर सारा थ्योरी, ढेर सारा कॉन्सेप्ट के साथ। 12th में बस इसको पुशअप कर देना है कि हाँ ये टॉपिक क्लास 10th में पढ़ना था, तो इसीलिए ये सब डिटेल्स में तो क्लास 12th में नहीं। अब जो लोग मेरे पास पहले से पढ़ते हैं डिटेल्स में नहीं का ये मतलब नहीं कि मैं टॉपिक उड़ा के पढ़ा दूंगा, टॉपिक तो मैं पूरा ही पढ़ाऊंगा, बट 10th में ये बहुत इंपॉर्टेंट था, तो 10th में इसको काफी डिस्कशन करके लिखवाया गया है। 12th में थोड़ा स्पीड में हम लोग करेंगे। तो क्लास 10th के साइंस के इलेक्ट्रिसिटी में लेक्चर 10, 11 और 12 में आप लोग इस टॉपिक को मिला सकते हैं। बाकी अभी पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो अभी तक सारी बातें तो हो गई कि एक तार है, कंडक्टर अगर है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, एक्सेलरेट करने के वजह से वो एक जगह से दूसरे जगह पर एक एंड से दूसरे एंड तक जाएगा। वो एक्सेलरेट करवाने के लिए उसमें सेटअप करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके लिए उसको पोटेंशियल से जोड़ना पड़ेगा। तो यही तो बात आता है, जब वोल्टेज हो गया, पोटेंशियल हो गया, मतलब उस चार्जेस को एक छोर से दूसरे जगह पर भेजने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी पढ़ा था हमने, और उसी टॉपिक के बारे में थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी में अलग फॉर्मूलाज के साथ पढ़ना है। द टोटल वर्क डन और एनर्जी सप्लाइड कौन करेगा? बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ, वोल्टेज। ईएमएफ इज नॉट वोल्टेज, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी तक जितना आप जानते हो उस हिसाब से अभी सोर्स ऑफ वोल्टेज समझ लो। जैसे बैटरी है, इन मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिक करंट in the circuit for a given time is called electrical energy consumed in the circuit। वो वर्क डन कौन करेगा? तो बैटरी को करना है। वो वर्क डन कौन करेगा? बैटरी करेगा। कौन सा वर्क डन? चार्जेस को एक्सेलरेट करवा करके एक एंड से दूसरे एंड तक कंडक्टर में भेजने के लिए, उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहुंचाने के लिए वर्क डन किसी को तो करना है। वो वर्क डन कौन करेगा? तो बैटरी करेगा। कितना करेगा? उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कितना करेगा? तो ओम्स लॉ से मालूम है V बराबर IR, और इलेक्ट्रोस्टैट्स से पढ़ रहे हैं V बराबर W/Q, इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं Q बराबर IT, तो W बराबर V into Q, V के जगह पर V रहने देंगे और Q के जगह पर IT। इतना ही अमाउंट ऑफ वर्क डन है, दिस मच अमाउंट ऑफ वर्क डन को ही हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह लेते हैं। ठीक है, अब ये सब मैं अभी पहले एक बार लेक्चर दे चुका हूँ, बहुत डिटेल से पढ़ना है तो क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 10, 11, 12 स्पीड से देख लेना, लिखना नहीं बट देख लेना अगर प्रॉब्लम है तो। उसके बाद हम लोग बातें कर रहे थे कि रेजिस्टेंस प्लेज द सेम रोल इन करंट इलेक्ट्रिसिटी एज फ्रिक्शन प्लेज इन मोशन। फ्रिक्शन के वजह से भी हीटिंग प्रोड्यूस होता है, उसी तरह से रेजिस्टेंस का कॉज वगैरह सब मैं लिखवा चुका हूँ। कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, क्यों आयंस के अंदर, एटम्स के अंदर रेजिस्टेंस क्यों पैदा होता है, ये सब हम लोग कर चुके हैं। बट कॉन्सेप्ट ये है कि उस रेजिस्टेंस के वजह से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। क्लास 10th में भी हमने पढ़ा था, जैसे फ्रिक्शन के वजह से हीटिंग इफेक्ट मशीन में, उसी तरह से रेजिस्टेंस के वजह से तार में हीटिंग इफेक्ट क्लास 10th में आपने पढ़ा था। कितना हो जाएगा? तो यही W बराबर VIT में V के जगह पर अगर IR ले आए, क्योंकि रेजिस्टेंस को लाना जरूरी है, क्योंकि रेजिस्टेंस इज द फैक्टर
विच प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट। तो ये W बराबर I स्क्वायर RT हो गया, यही हीट एनर्जी का फॉर्मूला था, I स्क्वायर RT। क्लास 10th में बताया गया था H I स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टाइम पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसी को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। और H बराबर I स्क्वायर RT, W बराबर V इंटू I इंटू T, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रेजिस्टेंस का कॉज के वजह से वायर में तार में प्रोड्यूस होता है हीटिंग इफेक्ट। मशीन गर्म हो जाता है लगातार काम करने के वजह से, फ्रिक्शन के वजह से, तार या फिर कोई भी कंडक्टर गर्म हो जाता है लगातार इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने की वजह से, अपने रेजिस्टेंस के वजह से। कॉज ऑफ रेजिस्टेंस 12th में पढ़ा, हीटिंग इफेक्ट और डिटेल्स में पढ़ना है तो 10th के लेक्चर से एक बार पढ़ो, इसको लिख लो और 10th के लेक्चर से एक बार मिला लेना, क्योंकि कल का जो क्लास आएगा उसमें अभी तक जो 7 लेक्चर कर चुके हैं सबका न्यूमेरिकल एक साथ आएगा, इसीलिए सारा टॉपिक अब ठीक से मेंटेन कर लेना, सारा न्यूमेरिकल एक साथ आएगा। अभी लेक्चर दिया था इलेक्ट्रिक पावर, फिर से वही लेक्चर, थोड़ा बोर भी हो जाते होंगे पर फिर से बता रहा हूँ, अगर जरा सा भी ये सब डिटेल्स में पढ़ना है तो क्लास 10th के साइंस के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में लेक्चर 10, 11, 12 पढ़ लेना ध्यान से। बाकी इलेक्ट्रिक पावर तो द रेट एट विच पावर मतलब होता ही है रेट एट विच वर्क इज डन, द रेट एट विच वर्क इज डन बाय द सोर्स ऑफ EMF इन मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट is called electric power of the circuit। सर्किट का तो होता ही है बट इलेक्ट्रिक पावर हर इलेक्ट्रिकल एप्लायंस का भी फिक्स होता है, क्लास 10th में पढ़ना था, वीडियो एक बार देख लेना, ठीक है। बाकी 12th क्लास के हिसाब से पावर बराबर वर्क डन बाय टाइम टेकन तो ठीक है, बट इस चैप्टर में अब वर्क डन बाय टाइम टेकन क्या होगा। एक बल्ब है, एक तार है, एक पंखा है, पंखा का वर्क डन बाय टाइम टेकन नहीं करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वर्क के जगह पर V इंटू क्यू कर देते हैं, V बराबर W बाई क्यू, है ना। तो W के जगह पर V इंटू क्यू चल जाएगा, स्मॉल क्यू भी लिख सकते हो, है ना। और Q बाई टी हम लोग इस चैप्टर में बार बार पढ़ रहे हैं, Q बाई टी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, तो ये ठीक है। पावर बराबर वर्क डन बाय टाइम तो ठीक है, बट करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में इलेक्ट्रिक पावर बराबर वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज आता है तुम्हारे घर पर सरकार के तरफ से, गवर्नमेंट के तरफ से, और हर इलेक्ट्रिकल एप्लायंस को रन करने के लिए एक अलग करंट का जरूरत होता है, वही वोल्टेज इनटू करंट से पावर निकालें तो ये वर्क डन बाय टाइम टेकन से इस चैप्टर के हिसाब से कंसेप्चुअल है, कॉमन सेंस है। तो वोल्टेज इनटू करंट से भी इलेक्ट्रिक पावर निकालेंगे। वर्क डन बाय टाइम टेकन तो ठीक ही है, बट करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में इलेक्ट्रिक पावर जो है वो हम लोग वोल्टेज इनटू करंट से निकालते हैं। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट तो भैया पावर का होता ही है वॉट, बट इस चैप्टर के हिसाब से, इस फॉर्मूला के हिसाब से वोल्टेज का वोल्ट, आई का एम्पियर, वोल्ट एम्पियर इलेक्ट्रिक पावर में। कुछ बड़ा यूनिट आप लोग जानते हैं किलोवाट, किलोवाट में 10 की पावर 3 वॉट, मेगावाट कैपिटल M 10 की पावर 6 वॉट्स। क्लास 9th में और क्लास 11th में पढ़ा था हॉर्स पावर, इस चैप्टर में नहीं आएगा, वो भी पावर का यूनिट है जी, वो भी पावर का यूनिट है, बट इलेक्ट्रिक पावर से उसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर मेगावाट, किलोवाट, वॉट, वोल्ट एम्पियर से काम चल जाएगा। इसी फॉर्मूला को थोड़ा तोड़ करके लिख देंगे, पावर बराबर वी आई, तो वी के जगह पर अगर आई आर लगा दे ओम्स लॉ से तो ये आई स्क्वायर आर भी बन सकता है, और फिर वी आई के जगह पर अगर ओम्स लॉ का वी बाई आर लगा लें तो वी स्क्वायर बाई आर भी आ जाता है। ये 10th क्लास में जो लोग अच्छे बच्चे लोग, कुछ लोग तो उतना ठीक से पढ़े नहीं 10th क्लास में, अभी भी जो लोग 10th क्लास में फोन करके बच्चे मेरे से मैसेज में भी पूछते रहते हैं, यहां से पावर और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहां से पावर और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कौन सा सही है, पावर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या पावर रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अभी आप लोग में से भी किसी का दिमाग फ्यूज हो गया होगा कि डायरेक्टली है या इनवर्सली, बट इंटेलिजेंट बच्चे जो है, जो थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं, उन लोगों को याद होगा 2 क्लास में पढ़ना था, 2 क्लास में पढ़ना था, 2 क्लास में पढ़ना था, 3 चीज के बीच में अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल बता रहे हो तो ये भी बताना पड़ता है कि कांस्टेंट कौन है। अगर इस ऐसे अगर कोई पूछे पावर और रेजिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है तो नहीं बताया जा सकता है। हाँ, अगर करंट को कांस्टेंट रखें, अगर करंट कांस्टेंट है तो पावर और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो पावर और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसे ही कोई आपसे पूछ दे कि इस फॉर्मूला के हिसाब से तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है,
ये 6th क्लास के बच्चों कंफ्यूज हो सकते हो, 12th क्लास के बच्चे इतना छोटा बात तो कंफ्यूज नहीं हो सकते। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर 3 चीज के बीच में कर रहे हो तो 2 ही चीज के बीच में होता है। तीसरा वाले को अगर आप फिक्स कर सकते हैं, अगर है, तब हम लोग बोल सकते हैं रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। ऐसे नहीं कि न्यूमरेटर में लिखा है तो डायरेक्टली और डिनोमिनेटर में लिखा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये 6th के बच्चों को बेवकूफ बनाया जाता है, आप लोगों को इस तरह से नहीं करना। अब इसमें कुछ लोग बोल रहे हैं हम लोगों को कोई क्या बेवकूफ बनाएगा, हम लोग तो पहले से ही बेवकूफ हैं, तो वो तो एक अलग ही बात हो गई। तो वो आपकी प्रॉब्लम है बच्चों, वो तो आप लोग अपना समझें, बट फॉर्मूला तो ये आप लोग याद कर लेंगे, v into i square r v square by r, ठीक है। और ये टॉपिक है प्रैक्टिकल और कमर्शियल यूनिट्स ऑफ एनर्जी। ये टॉपिक कुछ लोग मेरे नजर में है उतने अच्छे से पढ़े नहीं है, पढ़ाई नहीं किए, बाकी लोग को याद होगा। ये जो टॉपिक है ये एक ऐसा टॉपिक है साइंस का जो कि क्लास 9th में भी पढ़ना था, क्लास 10th में भी पढ़ना था, क्लास 11th में भी पढ़ना है, क्लास 12th में भी पढ़ना है। ऐसा बहुत कम टॉपिक्स होता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जिन लोग का बायोलॉजी है, चाहे मैथ्स में, जो कि 4 साल पढ़ना हो। 9th क्लास में भी ये जो टॉपिक अभी पढ़ेंगे ये वर्क एनर्जी पावर में था, क्लास 10th में फिर ये टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी में था, 9th में फिर टॉपिक 11th क्लास में फिर वर्क एनर्जी एंड पावर, उसमें फिर ये टॉपिक था, और फिर क्लास 12th में करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये टॉपिक है। दिस इज प्रैक्टिकल या फिर कमर्शियल यूनिट्स ऑफ एनर्जी। नहीं पढ़ा है तो और अच्छा है आपके लिए। कमर्शियल यूनिट्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का वो यूनिट जिसके वजह से आपको हमको पैसे देने पड़ते हैं, एनर्जी का वो यूनिट जिसके वजह से हमारा बिजली का बिल आता है, एनर्जी का वो यूनिट जिसके वजह से महीने के शुरुआत में आप लोग बिजली का बिल पेमेंट करते हैं, वो जो यूनिट है उसी को हम लोग प्रैक्टिकल या फिर कमर्शियल यूनिट्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। ये भी आपको 10th में भी था, 9th में भी था, 11th में भी है और 12th में भी है। इसको एक बार हम लोग रिकॉल कर लेंगे। तो अभी पढ़ा इलेक्ट्रिकल पावर बराबर वर्क डन बाय टाइम टेकन। तो ये जो वर्क डन है, अगर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वर्क डन कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अभी थोड़ी देर पहले बताया गया। दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर इलेक्ट्रिकल पावर इनटू टाइम टेकन। ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इसी का पैसा आपको, हमको, सीएम को, प्रधानमंत्री को, वार्ड पार्षद को, युधिष्ठिर को, दुर्योधन को, और जो भी आप लोग जानते हैं श्री कृष्ण को, ब्रह्मा जी को, शिव जी को, इन सब को जो बिजली का बिल भरना पड़ता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही वो एनर्जी का यूनिट है जिसका बिजली का बिल भरना पड़ता है। कैसे है? तो इलेक्ट्रिकल पावर इज टाइम टेकन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, जितना भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस है ना, जरूर आज तक जाने होंगे बट नहीं मालूम है तो मैं बताता हूँ। जब बल्ब खरीदने जाते हो तो बल्ब का इलेक्ट्रिक पावर दुकान में बोलना पड़ता है कि 10 वाट का बल्ब चाहिए कि 16 वाट का या 20 वाट का या 25 वाट का। तो इतना तो हम लोगों को मालूम रहता है कि बल्ब का इलेक्ट्रिकल पावर नहीं बोलने पर दुकान से चीज इलेक्ट्रिकल एप्लियंस बल्ब मिलेगा नहीं। बट वैसे ही टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, पंखा या जो भी आप लोग जानते हैं, फ्रिज में बोल दिया, इन सबका भी इलेक्ट्रिकल पावर जो होता है वो फिक्स होता है। दुकान से कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आप लेंगे तो उसका इलेक्ट्रिक पावर का वैल्यू फिक्स होता है। ये अलग बात है कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, ये सब हम लोग, मॉनिटर जो है, ये सब हम लोग उसका पावर देख करके नहीं लेते हैं। डिजाइन, कंपनी का नाम कैसा है, नहीं है, कितना एफिशिएंसी है, वो देख करके लेते हैं। बट जिस तरह से बल्ब का इलेक्ट्रिक पावर फिक्स है, वैसे ही दुनिया के हर इलेक्ट्रिकल एप्लियंस का इलेक्ट्रिक पावर फिक्स होता है। तो फिक्स क्या है इलेक्ट्रिक पावर? जो भी चीज तुम कंज्यूम कर रहे हो, बल्ब जला रहे हो चाहे हीटर, एसी चला रहे हो चाहे पंखा, इलेक्ट्रिक पावर जो है वो उसका फिक्स होता है। कितने टाइम के लिए चला रहे हो तो तुम जानो, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आता है वही एनर्जी का यूनिट है जिसके वजह से आपको और हमको और प्रधानमंत्री को और युधिष्ठिर को और दुर्योधन को और भीष्म पितामह को बिजली का बिल भरना पड़ता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम टेकन। 12th खत्म हो जाए तो याद जरूर रखना कि हर इलेक्ट्रिकल एप्लियंस का इलेक्ट्रिक पावर जो होता है वो फिक्स होता है। अब इसी को थोड़ा जब हम लोग बना लेते हैं अपने हिसाब से, तो पावर का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट वॉट है, बट महीने के एंड में बिल देते हो, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एप्लियंस कंज्यूम करते हो, तो वॉट का बड़ा यूनिट अगर ले लेंगे किलोवाट, और टाइम का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सेकंड होता है।
और इसका भी बड़ा यूनिट ले लेंगे आवर। तो अगर इसका यूनिट किलोवाट और इसका आवर ले ले तो किलोवाट आवर ही यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। ये हमने छोटे क्लास में नर्सरी क्लास में पहली बार पढ़ा था, बट ऑफिशियली 9, 10, 11, 12 में लगातार पढ़ रहे हैं। यही वो यूनिट है, ये वो यूनिट है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है 9, 10 में ये जान लें, ये वो यूनिट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल वाला यूनिट तो है ही, अलग से इन्वर्टेड कॉमा क्यों लगाया गया है? जब बिजली का बिल आता है घर में तो उसके बगल में यूनिट लिखा हुआ रहता है। कभी देखोगे कि कितना यूनिट कंज्यूम किया, या फिर पापा भी देखते होंगे, या फिर पेपर वगैरह में आप लोग पढ़ते होंगे कि 1 यूनिट का दाम 5 रुपए हो गया है, पटना में 1 यूनिट का दाम 8 रुपए हो गया। वो यूनिट ये किलोवाट आवर है। जैसे अगर आपने 5 किलोवाट आवर कंज्यूम कर लिया तो इसका मतलब है 5 यूनिट का बिजली बिल उठा है। 10 किलोवाट आवर अगर कंज्यूम कर लिया तो 10 यूनिट का बिजली बिल उठा है। 1 यूनिट का दाम अगर 7 रुपए है तो 10 यूनिट उठा लिया तो 70 रुपए। यूनिट 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 यहाँ पर किलोवाट आवर को बोला जाता है, ठीक है। और ये वाला जो प्रूफिंग अभी आप लोग लिखेंगे, ये भी आप लोग शायद पहली बार नर्सरी क्लास में लिखे थे, बट 9, 10, 11, 12 में लगातार लिख रहे हो। एनर्जी का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होता है जूल, और इस टॉपिक में यूनिट है किलोवाट आवर। तो दोनों एनर्जी का ही यूनिट है, दोनों एनर्जी का ही यूनिट है। तो दोनों के बीच में तो रिलेशनशिप होना चाहिए भाई, दोनों के बीच में अगर रिलेशनशिप तो होना ही चाहिए, है ना। दोनों के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी का यूनिट ही है जूल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है किलोवाट आवर। तो दोनों के बीच में एक रिलेशन है जो कि नर्सरी क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं। 1 किलोवाट आवर का मतलब 1 किलोवाट फॉर 1 आवर। कोई इलेक्ट्रिकल एप्लायंस 1 किलोवाट कंज्यूम कर रहे हैं 1 घंटे में। 1 किलोवाट को 1000 वाट लिख सकते हैं, 1 घंटे को 3600 सेकंड लिख सकते हैं, 1 वाट को जूल पर सेकंड लिख सकते हैं। पावर बराबर वर्क डन बाय टाइम टेकन होता है। तो पावर का वाट, वर्क का जूल, टाइम का सेकंड, है ना। तो वाट की जगह पर जूल पर सेकंड लिख सकते हैं, गुने 3600 सेकंड। ये सेकंड साफ हो गया। तो ये 36 पर 1, 2, 3, 4, 5, 36 पर 1, 2, 3, 4, 5, या फिर 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। ये है किलोवाट आवर और जूल के बीच में रिलेशन। यहाँ पर आपका एक हिस्सा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का कंप्लीट हो गया। इन सब का न्यूमेरिकल्स कल आएगा। सिलेबस अगर है तो एक बार मैं डेली मिलवा रहा हूँ, क्योंकि आप सिलेबस देख करके पढ़ाना है तो आप लोग टॉपिक मिला लेंगे अगर है सिलेबस तो। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ मेटालिक कंडक्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ना था, मोबिलिटी एंड देयर रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना था, ओम्स लॉ पढ़ना था, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पढ़ना था, VI कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना था, लीनियर एंड नॉन लीनियर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर पढ़ना था। जस्ट यही टॉपिक है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी तो अलग से नहीं पढ़ा, न्यूमेरिकल करवाते समय कर लेंगे। रेजिस्टिविटी का उल्टा ही कंडक्टिविटी है, तो अलग से अभी नहीं पढ़े, न्यूमेरिकल्स जब आएंगे तब देख लेंगे। और टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ये हमने पढ़ लिया है। इन सब का न्यूमेरिकल, इन सब का न्यूमेरिकल, इन सब का न्यूमेरिकल 2 पार्ट में हम लोग कल से ट्राई करेंगे लाने का। तो यहाँ तक सारा चीज नोट कर लो, 10th क्लास का मदद ले लेना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, ये सब नया टॉपिक है, बाकी ये सब पहले भी पढ़ना था। वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर कर दो वीडियो, और फटाफट पढ़ाई करो। घर पर रहो, सेफ रहो। मेंस, एडवांस का, नीट का भी तैयारी करो, NDA का स्कूल एग्जाम तो होते ही रहेगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।